वाह वाह, ऑसम ऑसम ऑसम, क्या बात है। थैंक यू सो मच। जयपुर एक्साइटेड है पूरा, राइट? तो रेडी हो अभी हमारी बाकी पार्ट सुनने के लिए? ओके, हमारा टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर कमजोर दिल के लोग हैं तो थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में पहले से आपको तैयार कर देता हूं। टॉपिक ही ऐसा है तो इसलिए शायद मैं कुछ ऐसी बातें यहां पे करूंगा जो आज तक हमने अपनी किसी रैली में नहीं की हैं, और अपलाइन की जिम्मेवारी है उस स्टोरी को, इस हमारे जो हम स्ट्रगल अभी बताने वाले हैं उसमें जो कुछ हमारे साथ हुआ वो सुनकर अगर कुछ लोग घबरा जाते हैं तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है भाई, राइट? तो ये डिस्क्लेमर है शुरू में ही, ओके। और खाली ऐसा नहीं कि इस बिजनेस में, हम इस बिजनेस को करें या ना करें, वो सब चैलेंज तो हमारी लाइफ में आते ही हैं। और मैंने कहीं भी पढ़ा था कि जितनी बड़ी सक्सेस उतना बड़ा चैलेंज है, या ऐसे कह सकते हैं जितना बड़ा चैलेंज है तो समझ जाना उतनी बड़ी सक्सेस आने वाली है। आप में से कितने लोग हैं जो अपना बिजनेस बिल गेट्स जैसा चाहते हैं, राजशाह जैसा चाहते हैं, कांति लता गाला जैसा चाहते हैं, कुमार जैसा बिजनेस, डॉक्टर बड़ैच जैसा बिजनेस किसको चाहिए है, राइट? आपको पता है जब ये लोग आज लेजेंड्स हैं इस बिजनेस में, और अगर इतने बड़े हैं ये लोग जिनको फॉलो करना चाहते हैं लोग, जिन जैसा बनना चाहते हैं लोग, जब इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था उसी समय और बहुत से लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन उन लोगों ने बिजनेस को छोड़ दिया। सेम चैलेंज इनकी लाइफ में आए, सेम चैलेंज उनकी लाइफ में आए, सेम सिचुएशन इन्हें मिली, सेम सिचुएशन उन्हें मिली, सेम नेगेटिविटी इनके लाइफ में, इनके बिजनेस में आई, सेम नेगेटिविटी उनके लाइफ में आई। दोनों में फर्क क्या था? जो क्विटर्स थे उन्होंने क्या किया, जब भी ऐसी सिचुएशंस आई उन्होंने नेगेटिवली रिएक्ट किया, और इनकी लाइफ में जब ये सिचुएशंस आई, इनके बिजनेस में जब ये सिचुएशंस आई, उन्होंने उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, वो नेगेटिवली रिएक्ट करते रहे, ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते रहे, और आज ये लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि लोग उनको उन जैसा बनना चाहते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी आप सोच रहे हैं कि आप भी अपना बिजनेस इतना बड़ा चाहते हैं, आप भी डायमंड एंड बियॉन्ड जाना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा वो ही सिमिलर टाइप ऑफ चैलेंजेस, राइट? उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, थोड़ी ज्यादा हो सकती है, ऐसे आपके बिजनेस में आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन आप कैसे उसको उस टाइम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि लास्ट में आपका आउटपुट, आपका रिजल्टेंट कैसा होने वाला है, राइट? ऐसा नहीं कि लोग बहुत अच्छा प्लान दिखाते थे, ओके, अच्छा दिखाते होंगे, बट मेरी टीम कई बार मुझे बोलती है सर आप ओपन मीटिंग में प्लान दिखा दो एक दिन, या किसी पेस में कहते हैं एक बार आप प्लान दिखा दीजिए सर कि आप कैसा प्लान दिखाते हैं। तो मैं उसको बोलता हूं यार कि आज तक जो मेरी इज्जत करता है तो वो इज्जत नहीं छोड़ देगा, मेरा प्लान देख लेगा तो। सीरियसली, राइट? बिल्कुल सिंपल सा प्लान हम लोग दिखाते हैं। और बट यही हुआ कि हमारी लाइफ में भी कुछ चैलेंज आई, इस बिजनेस में कुछ सिचुएशंस आई जो हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ में। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम जो सिचुएशन हमें आई, सेम जो चैलेंज हमें आए आपको भी आएंगे, और मुझे लगता है शायद नहीं आएंगे, लेकिन अगर आएंगे भी तो अगर आपने उसी तरह से उनको लिया जैसा हमने लिया तो फिर आप भी ईडीसी एंड बियॉन्ड जाने वाले हैं दोस्त, राइट? मैंने एक बार नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में सुना था, मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप था, उसको मैं खुद नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं। जानते हैं कितने लोग जानते हैं मिस्टर सिद्धू, राइट? ओके, तो बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और अभी एमपी भी हैं। तो वो बताते हैं कि 1983 में उनका चयन हुआ था इंडियन क्रिकेट टीम में, और उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया, और वो नेक्स्ट बार दोबारा जब इंडियन टीम को चुना गया तो जो लास्ट 55 लोग थे जिनको टीम के लिए शायद प्रोबेबल्स जो थे उसमें भी उनका नाम नहीं आया था। तो वो बहुत दुखी हुए थे। बट एक दिन क्या हुआ, बोला मैं नहा के जब निकला तो मैंने फादर के बेडरूम के पास से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे फादर रो रहे थे। और अगर उनके फादर के बारे में जानते हो तो वो एडवोकेट जनरल रहे हैं पंजाब के, और 4 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार एमपी रहे हैं। और उस दिन वो रो रहे थे, तो हैरान हो गया देख के, और उन्होंने देखा कि जैसे ही उनकी नजर सिद्धू पे पड़ी तो उन्होंने वो एक न्यूज़पेपर था उनके हाथ में जिसको उन्होंने तकिए के नीचे छुपा दिया। इसको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। जब उसके फादर चले गए तो वो उनके रूम में गया, तकिए में उसके नीचे से वो न्यूज़पेपर निकाला, और न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था, और वो मिस्टर राजन बाला एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स राइटर हैं, उनका वो आर्टिकल था, और उसमें उन्होंने जो हेडिंग लिखा था वो लिखा था नवजोत सिंह सिद्धू आ स्ट्रोकलेस प्लेयर, और 40 लाइनें बोला मेरे बारे में लिखी थी जो सारी की सारी नेगेटिव थी। और मैं जब उसको पढ़ा तो मुझे रोना आ गया, और मैं रोया इसलिए क्योंकि मेरे फादर भी चाहते थे कि जैसे उनका नाम है मेरा भी ऐसे ही नाम हो। उन्हें पता था बाकी किसी फील्ड में तो नहीं, तो क्रिकेट में तो वो अपना नाम कमाएगा एक दिन। उनको बहुत दुख हो रहा था कि आज मेरे में पोटेंशियल है लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। उसका खाली एक ही रीजन था, बोला मुझे 5:30 बजे मुझे सुबह उठाते थे और मैं बदमाशी कर जाता था, उठता था और मैं जाके चुपचाप जाके सो जाता था, और मुझे जो मेहनत करनी चाहिए थी अपनी सक्सेस के लिए वो मेहनत नहीं कर रहा था। और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, बोला मैं रोया, और मैंने अपने हाथ में पानी लिया, और पानी लेके मैंने शपथ खाई, राइट, कि मैं अब दोबारा से इतनी मेहनत करूंगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में चुना जाऊंगा।
मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस दिन कि अपने फादर का सपना पूरा नहीं कर पा रहा हूं। और अगले दिन से क्या हुआ, बोला मैं सवेरे 3:30 बजे जागने लगा। अलार्म क्लॉक भी नहीं लगाता था, फादर भी नहीं जगाते थे, अलार्म क्लॉक भी नहीं लगाता था, बट 3:30 बजे मेरी नींद खुलती थी। सारा दिन सुबह से रात तक प्रैक्टिस करता था और 4 साल लगातार ऐसा किया। लंच के बाद 1 घंटा खाली मैं सोता था और रात को जब प्रैक्टिस करके वापस आता था मैं, और जब डाइनिंग टेबल पे बैठता था पैड मेरे बंधे होते थे और मेरे को नींद आ जाती थी वहीं पे। और सुबह जब बेड से भी उठता था तो पैड बंधे ही होते थे मेरे साथ में। रोज लगभग 125 छक्कों की प्रैक्टिस करता था शाम तक, 125 छक्के। बोला मेरे हाथ ऐसे हो गए थे जैसे लोहे के होते हैं, इनमें छाले पड़ गए थे, खून निकलता था मेरे हाथों में से। बट एक ही जुनून था, एक ही इच्छा थी, अपने फादर का इमोशनल ड्रीम पूरा करना चाहता था। और अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसके फादर की डेथ हो गई। और बोला 15-20 दिन मुझे ये नहीं पता लगा मैं कहां पे हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे चाहने वालों ने मुझे कहा, कुछ ने कहा कि तुम्हारे फादर ऊपर से देख रहे हैं और तुम्हें उनकी इच्छा पूरी करनी है, तुम्हें दोबारा से इंडियन टीम के लिए खेलना है। और उस दिन से मैं पहले से भी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत की। अगला 1-1.5 साल बोला मुझे नहीं पता बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, मैं अपने कलरफुल कपड़े नहीं डालता था, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या फंक्शन हो रहा है, मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। एक सिंगल फोकस था कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए दोबारा से खेलना है मुझे। और फिर इसका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ और शारजा का वर्ल्ड कप आया। शारजा के वर्ल्ड कप में आपको अगर कुछ याद है तो सिद्धू ने 5 मैचों में 5 हाफ सेंचुरियां बनाई और 26 छक्के मारे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बोला जब मैं वापिस आ रहा था, फ्लाइट में बैठा होता शारजा, तो रास्ते में शास्त्री सामने से आते हैं, रवि शास्त्री जी, और उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर मेरी तरफ फेंकते हैं। बोला पढ़ तेरे लिए क्या लिखा हुआ है। और वो खलीज टाइम वहां का नंबर 1 न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक आर्टिकल था जो कि अगेन राजन वाला सेम राइटर ने लिखा हुआ था और उसका हेडिंग था नवजोत सिंह सिद्धू फ्रॉम स्ट्रोकलेस प्लेयर टू पाम गुरु हिटर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। दो सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। आज इन जिन लेजेंड्स की हम बात कर रहे हैं या लाइफ में जितने भी सेलिब्रिटीज को या जितने सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, ये सब लोगों के साथ ये लाइन पक्की बैठती है कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। और यहां पे मैं एक इनवाइट कर रहा हूं एक ऐसी टफ लेडी को, एक टफ गर्ल को, राइट। और मैंने शुरू में भी कहा था पहले सेशन में, शी इज द टफेस्ट वुमन, राइट, टफेस्ट गर्ल आई हैव सीन, राइट। बाहर से इतनी सॉफ्ट है, इतनी खूबसूरत है, राइट, दिल से भी खूबसूरत है, लेकिन बहुत ही टफ है। क्योंकि हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे टाइम आए जब मुझे इसकी जरूरत थी, जब मुझे इसके कंधे की जरूरत थी, जब मुझे इसके साथ की जरूरत थी, जब मुझे इसकी हाँ की जरूरत थी कुछ चीजों में, जब ऐसे डिसीजंस कुछ लेने थे जो इस बिजनेस में हमें या तो बिजनेस में आगे ले जा सकते थे या बिजनेस को क्विट करवा सकते थे। बट मीनाक्षी ने एक उफ नहीं की, रादर इसने मुझे हर जगह पे बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। हर डिसीजन में इसने मेरा साथ दिया। और आपने सुना होगा कहीं पे कि जो टफ लोग होते हैं, राइट, उनकी लाइफ में सिचुएशंस तो आती हैं, लेकिन उन सिचुएशन से पार कैसे पाते हैं वो फिर बाद में लोगों के लिए वो कहानियां बन जाती हैं, राइट, वो इंस्पिरेशन बन जाती है। तो मीनाक्षी की ऐसी स्टोरी आपके लिए इंस्पिरेशन बनने वाली है। तो लेट अस वेलकम हियर माय प्रिंसेस मीनाक्षी राणा फॉर यू। थैंक यू। आप लोगों ने गेम खेला होगा कंप्यूटर पर या मोबाइल पर, खेला होगा ना, कैंडी क्रश, और आजकल बहुत सारे वीडियो गेम्स भी चलते रहते हैं। क्या होता है उसके अंदर? लेवल्स होते हैं, है ना। पहले लेवल पे गेम इजी होता है और फिर धीरे धीरे जब आप उन लेवल्स को पार करते चले जाते हैं और तो गेम गेट्स बेटर एंड गेम्स गेट बिगर एंड गेम्स गेट टफर, है ना। तो ऐसे ही लाइफ के अंदर भी होता है। एक सर्वे हुआ जिसमें ये उन्होंने फाइंड आउट करना था कि लोग कब छोड़ते हैं, मतलब किस पोजीशन पर छोड़ते हैं जो लोग। तो उन्होंने पाया कि ज्यादातर लोग ना 5 ना सुनने से पहले ही छोड़ देते हैं बिजनेस को, है ना। तो नए लोगों के लिए आप लोगों के लिए टफनेस क्या है ना। सबसे पहली टफनेस तो आपको दिखानी पड़ेगी जब आपकी ईगो पंचर होगी, जब कोई आपका भरोसे वाला इंसान जिसके ऊपर आपको कंप्लीट भरोसा होगा ना कि ये तो कर ही लेगा, और जब वो आपकी टांग खींचेगा और जब वो आपको ना बोलेगा, उस वक्त आज का दिन याद रख लेना कि ऐसा होता है। कोई बात नहीं, हमारा भी कोई क्लोज फ्रेंड इस बिजनेस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हैं। सी बहुत बार क्या होता है, लोग ये सोच लेते हैं जब कोई मना करता है उदास हो जाते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हें करके दिखाना है ना। या तो आप साबुन बन जाएंगे जो कि ना सुन के पिघल जाता है, या फिर आप सीमेंट बन जाएंगे जो कि ना सुन के और मजबूत हो जाता है, पानी डल के और मजबूत हो जाता है। और आपके सपने हैं, अगर आपके सपने हैं, अगर आप अपनी लाइफ से खुश हैं देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हैं
है ना। अगर आपको आज जो हमने लाइफस्टाइल बताया, अगर आप वो जी रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप उसमें बदलाव चाहते हैं, अगर आप उन रिवॉर्ड्स में से कुछ आपकी लाइफ में मिसिंग है, वो फ्रीडम मिसिंग है, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए है। जो मेरी परवरिश हुई, असल में मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल अलग लाइफ मुझे दी थी, जो मुझे याद नहीं कभी मैंने कुछ मांगा हो और उन्होंने मुझे मना किया हो। और फिर हॉस्टल के अंदर पढ़ाई करी, तो अपनी शर्तों पर और अपनी कंडीशंस पर और अपने तरीके से लाइफ को जिया। लेकिन शादी होने के बाद लाइफ जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। तो वो जो गाने पहले आते थे ना, इट्स माई लाइफ, है ना, तो वो बहुत अट्रैक्ट करते थे। और फिर जब इस बिजनेस में आए, तो फिर जब घर वालों से ऑपोजिशन मिला कि बहू को बाहर क्यों जाना है ना, और बहू को सपने देखने का हक नहीं है, अच्छी लाइफ जीने का हक नहीं है, ऊपर देखने वालों को ऊपर मत देखकर चलो नीचे देखो, है ना, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनको हमारे जैसी लाइफ भी नहीं मिली। तो मैं उन लोगों में से नहीं थी, हम उन लोगों में से नहीं थे। हमें ये था कि अगर कोई एक तरीका है जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, अगर कोई सच्चाई ईमानदारी का काम है, अगर किसी को अच्छी चीज देकर, अगर अपना बचा खुचा टाइम टीवी ना देखकर अगर कहीं पर इन्वेस्ट करने का काम है, और उससे अगर आप वो लाइफस्टाइल ले सकते हो तो क्यों नहीं, तो फिर उसमें बुरा क्या है, तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है ना। तो ये सवाल हमेशा आता था, और उसी फ्रीडम की छटपटाहट थी, अपने उन ड्रीम्स को पूरा करने की छटपटाहट थी। और उसके लिए हम हमेशा अवेयर थे, क्योंकि सीडीज, बुक्स और फंक्शंस अटेंड करते थे, तो पता चलता था कि लोग जो हैं हर लेवल पर बाहर होते हैं, है ना। आपके लिए कौन सा लेवल है और आपकी टफनेस किस लेवल की है, आई डोंट नो, लेकिन हम हमेशा अवेयर थे कि अब हमारी लाइफ में ये चैलेंज आया है ना, ये ऑब्जेक्शन आई है। तो हमने उस वक्त इस बिजनेस को, अपने ड्रीम्स को मजबूती से पकड़ा, है ना। वो कहते हैं ना, जब आप रोलर कोस्टर पर होते हो तो पूरा सीट बेल्ट आपने बांधा होता है और पकड़ा होता है, क्योंकि आपको पता होता है क्या रिस्क है। तो यहां पर भी हमें पता था कि क्या रिस्क हो सकता है, ये बिजनेस छूटना नहीं चाहिए कम वक्त में। ओके, तो हमने वैसा ही किया। और कई बार हम लोग भी स्टेज पर आते थे, लोग जो हमसे पहले इस बिजनेस में थे और हमसे ज्यादा अच्छे नहीं दिखते थे, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, और हमसे ज्यादा अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से भी नहीं थे, उनको इतना हमसे ज्यादा अच्छा बोलना भी नहीं आता था, लेकिन हमसे पहले वो स्टेज के ऊपर थे, हमसे पहले उन्होंने पिन को चेंज करा। तो हम आपस में पूछते थे कि यार ऐसा क्या है इनमें, है ना, कि जो ये हमसे पहले स्टेज पर पहुंच गए। वो बाद में पता चला, है ना, कि जो अंदर की जो टफनेस होती है ना, जो अंदर जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उनके कितने करीब हैं, और वो चीज आपको आगे लेकर आती है ना। तो हमने भी उस चीज का ध्यान रखा, और हम बहुत ऑनेस्ट थे अपने आप से कि हमारे सपने हमारी जॉब से पूरे नहीं हो सकते, है ना। तो जो भी करना है इसी जन्म में करना है और खुद करना है। तो इसीलिए इस बिजनेस को पकड़ के रखा। और पता है क्या होता है, हम जो लोग होते हैं ना, हम लोगों को आम रास्ते पे चलने की आदत होती है। जो रास्ता हर कोई इख्तियार करता है ना, हम लोगों को उस पर चलना इजी लगता है ना। लेकिन अगर भीड़ से हटकर चलोगे तो ऑब्वियसली आपकी तरफ आंखें भी उठाई जाएंगी और आपको रोका भी जाएगा। आपको आपके नियर वंस ये भी कहेंगे कि यहाँ इस रास्ते पर क्यों चल रहे हो। बिजनेस भी एक इसी तरह का रास्ता है जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आपको चलते हुए नजर नहीं आएंगे। आज समय बदल चुका है, आज हर शहर में इतनी सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब ऐसा नहीं था, है ना। तब मुझे पता है मेरे फादर को हमने ज्वाइन कराया था, मेरे फादर को, तो वो बहुत एक्साइटेड हुए थे प्लान देखकर, और मेरी मदर भी साथ में थी। उन्होंने कहा था कि ला जल्दी से चेक लेकर आ। तो मेरी मदर ने बोला कि रहने दो, ये इस तरह की स्कीमें बहुत आती रहती हैं, वो भी आई थी। तो मेरे फादर ने उनको चुप करा दिया कि चुप कर, बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा है ये, तो इसको हम भी करेंगे। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और जब फिर वो बहादुरगढ़ गए, हमारे घर आए हुए थे, वहीं पे उन्होंने ज्वाइन किया था। वहां पर उन्होंने एक्साइटमेंट से कुछ लोगों से बात करी। मेरे फादर एसडीओ रहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो उनको लोगों ने कहा जी कैसे बच्चों को किस काम में डाल दिया आपने, है ना। तो पापा का जो एक्साइटमेंट का बैलून था ना, वो वहीं फुस हो गया, है ना। उसके बाद उनसे हमने बात करी, तो हम आपस में बात करते हैं, यार इन्हें क्या हो गया, ये तो बहुत एक्साइटेड थे, खुद कहा था कि हमने ज्वाइन करना है। तो ऐसे ही कई बार हमारी डाउनलाइन ज्वाइन करती है ना, फिर उसके बाद वो फोन भी नहीं उठाती है ना। तो हर एक का वो कहते हैं ना, रिजेक्शन को लेने का अपना लेवल है
है ना। जब कुछ लेडीज होती हैं जिनका बच्चा एक दिन भूखा रह जाए तो अगले दिन वो बिजनेस छोड़ देती हैं। किसी की काम वाली नहीं आती या किसी के कपड़े एक हफ्ते में नहीं धुलते, इकट्ठे हो जाते हैं, या घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है तो कहते हैं अरे नहीं यार ये काम मेरे, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, है ना। जब आपका क्लोज फ्रेंड आपको ना बोल देता है, या फिर हम लोगों को ना टेम्पटेशन होती है, हर कोई टेम्पटेड हो जाता है। जब व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ्स आती हैं, आप इस बिजनेस में लगे हुए हो, ओपन मीटिंग्स में जा रहे हो, अपने वीकेंड्स को भी इसी बिजनेस के अंदर लगा रहे हो, और जो आपका जो सर्कल था जहां पर अभी तक आप उठते बैठते थे, वो लोग जो हैं वो घूम रहे हैं, है ना, बारिश का मजा ले रहे हैं, या फिर ऐसी कोई पिक्चर उस पे फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, तो लगता है, और आपको साथ में एक लाइन बोल देते हैं, अरे यार कहाँ लगा हुआ है ना, ये देखो लाइफ कल किसने देखा है, आज है जो है ना, किन इन चक्रों में पड़ा हुआ है, हमें देख हम कितने मजे कर रहे हैं, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, वेकेशंस पे यहाँ जा रहे हैं। तब फिर आपको लगता है हाँ यार वैसे बात तो सच है, कल किसने देखा है ना। उस वक्त आप टेम्पटेड हो जाते हो उस भीड़ वाले रास्ते पर जिस पर जनता चल रही है, मिडॉकर वाली लाइफ को लेने के लिए, और आप छोड़ देते हो इस बिजनेस को कि नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, है ना। जब आपका फ्रेंड कोई प्रॉपर्टी ले रहा होता है और आपको कहता है, या आपकी खिंचाई करता है, आपके रिश्तेदार खिंचाई करते हैं, हमने वहां ले लिया, तूने क्या किया, मैंने जॉब बदल ली, इतना इंक्रीमेंट मिल गया, तू उसी जॉब पर टिका हुआ है, उस वक्त हम सोच में पड़ जाते हैं, है ना। जब तो ये प्रलोभन, जब ये टेम्पटेशन आपके सामने आए तो इस बिजनेस को कस के पकड़ लेना, है ना। इस सिस्टम की चीजों से जुड़ जाइए, अपने ड्रीम्स को कस के पकड़ लीजिए, बिकॉज वो टाइम है जब आप से ये बिजनेस छूटने वाला है ना। मैंने जब जॉब, कई बार होता है ना, ऐसे सुनते हैं सीडीज के अंदर, तो जब जॉब हमने चेंज करी, राणा जी को भी बहुत बार ऑफर आया बाहर से, लेकिन हमने कभी वो ऑफर नहीं लिया, कितना भी इंक्रीमेंट हो, क्योंकि हमें पता था कि हम लोग टेम्परेरी इनकम के पीछे नहीं भागेंगे, हम लोग परमानेंट इनकम के लिए भागेंगे, है ना, जो जनरेशन टू जनरेशन जाती है। और जब मैंने भी स्कूल में जॉब करी, तो मैं देखती हूँ बहुत काम मिलता है आजकल स्कूल में भी टीचर्स को, तो मैंने स्पेशल सेल्फ टॉक इसीलिए करी कि थैंक यू गॉड, मैं जो है मेरे को ऐसी जॉब मिल गई है जिसकी वजह से बिजनेस बहुत इजी हो रहा है ना, और मुझे बिजनेस में हेल्प मिल रही है। क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे लोग ऐसे टाइम पर जॉब छोड़ देते हैं जब वो जॉब उनकी बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाती है तो वो छोड़ देते हैं। तो मैं चाहती थी मेरे साथ ऐसा ना हो, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो नए लोगों के उसमें आती हैं और वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते, तो आप जब इस सिस्टम से जुड़े रहेंगे तो आपके साथ वो इजी हो जाएगा। हमारे को सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमारे पेरेंट्स ने दिया। मेरी मदर इन लॉ, मैं जॉब उस वक्त मैंने थोड़े टाइम के लिए छोड़ी हुई थी, मैं घर पर ही थी, तो दिन में जाना भी अलाउड नहीं था और रात को तो जाना था ही नहीं अलाउड। तो मैं ये प्लानिंग बनाती रहती थी कि यार कैसे करूं, कैसे निकलूं। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोल दिया, उनको थोड़ा घूमने का शौक है, कि अगर आप मुझे रोज, उनको ये नहीं कहा जाने दोगे, मैंने ऐसे बोला कि अगर मैं हर रोज एक मीटिंग करूंगी और पूरा महीना करूंगी दिन में, तो मुझे 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर मैं ऐसे 12 पॉइंट इकट्ठे कर लूंगी तो पेरेंट्स को ट्रिप देगा, फ्री ट्रिप। तो क्योंकि जब आप फोकस्ड होते हो ना कि कैसे काम मैंने निकालना है, तो आपको ईश्वर सिग्नल देगा, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज देगा, लेकिन वो तभी जब आपका दिमाग आपके ड्रीम्स के लिए काम कर रहा होगा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो फिर अगली बार से आपको क्या लगता है, उन्होंने क्या पूछा कि तू जा नहीं रही आज तेरी मीटिंग नहीं है ना। तो ऐसा किया, और फिर रात को जाना बहू का अलाउड नहीं होता था। तो वो जो चेहरे हम देखते हैं ना अपने रिश्तेदारों के और अपने नियर एंड डियर वन के नाराज चेहरे, उन नाराज चेहरों को फेस करना सबके लिए इजी नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो जॉइंट फैमिलीज में होते हैं, वो लेडीज बिजनेस को क्विट कर देती हैं क्योंकि वो हर किसी को खुश रखना चाहती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको ये यहाँ से मैसेज देना चाहती हूँ, एक बार आप उनकी नाराजगी को आपको झेलना पड़ेगा, है ना। आप सबको खुश रखते हुए इस बिजनेस को नहीं कर सकते, है ना। आपको उनको नाराज करना पड़ेगा। लेकिन आज हमने सक्सेस होके जब उनको हर साल इंटरनेशनल ट्रिप दे रहे हैं, तो वो आज हमें खुद कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने हमारी बात नहीं मानी, है ना, और हमने तुम्हें सच में बहुत तंग किया। और शायद उनको ये रिग्रेट है, और आज हम जब भी जाते हैं तो हमारे बेटे को वो अच्छे से संभालते हैं, अच्छे से टेक केयर करते हैं,
है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये है कि उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया और अच्छा काम नहीं किया। और आप सोचिए 2001 में हमने इस बिजनेस को शुरू करा था और डायमंड शिप ही हमारा गोल था। मतलब क्योंकि जो लाइफ हम ऑलरेडी ले रहे थे तो हमें लगता था कि डायमंड शिप से नीचे काम चलेगा नहीं, तो और वहीं पर ही वो लाइफस्टाइल है जिससे हम लोग अट्रैक्ट हुए थे। तो और 2013 में हम लोग डायमंड गए। वो तारीख बदलती रही कैलेंडर्स के ऊपर, लेकिन हमारा गोल चेंज नहीं हुआ, है ना। तारीख बेशक बदली लेकिन हमारा ड्रीम चेंज नहीं हुआ। और उन 12 सालों में मैं कभी बीमार नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर मैं बीमार होकर अगर अपनी मदर इन लॉ को ये कहूंगी कि मैं आज घर का काम नहीं कर सकती और मीटिंग में जाऊंगी शाम को, तो वो ये कहेंगे कि अच्छा मीटिंग के लिए तो तुम बीमार नहीं हो, घर का काम करने के लिए बीमार हो। तो मेरे लिए कभी एक्सक्यूज मतलब होते हुए भी मैं ये नहीं कह पाई कि मुझे ये है। और IVF हमारा बेटा 17 इयर्स के बाद हुआ, तो 6 टाइम IVF हुआ, 6 वॉज सक्सेसफुल। तो ऐसा नहीं था कि ये कुछ गॉड का प्लान था, और अगर हम बिजनेस में नहीं होते तो भी वो उसका जो दिन आने का था वो तभी आता, लेकिन बिजनेस में थे तो हम अपने आप को डाइवर्ट कर पाए, है ना। हम डिप्रेशन में नहीं गए कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ईश्वर ये तू हमारे साथ क्या कर रहा है ना। और ऐसा भी नहीं था कि अब मैं तभी बिजनेस को करूंगी जब कोई इश्यू हो जाएगा, पहले मैं ये वाला काम करूंगी फिर बिजनेस करूंगी, हमने ऐसे भी नहीं कहा, है ना। वो ट्रीटमेंट भी साथ साथ चलता रहा, बिजनेस भी साथ साथ चलता रहा, और हम डायमंड भी हो गए। उसके बाद हमारा बेटा हुआ, और इतने ज्यादा हम लोग फोकस थे, हम बार बार ईश्वर से मांगने जाते थे ना मंदिर में भी कि भगवान, अच्छा जाते तो इशू के लिए थे लेकिन मांगते डायमंड शिप ही थे, क्योंकि वो नेचुरली ये निकलता था कि पहले डायमंड शिप आनी चाहिए। तो और रोहतक में हम लोग जब एमरल्ड जा रहे थे तो हमारी टीम बिल्ड हो रही थी, और वहां पर लेडीज ज्यादा थी जो प्रोडक्ट यूजर थी और थोड़ा बहुत बिजनेस कर रही थी। तो 2000 PV के आसपास हमें, जब एमरल्ड क्वालिफिकेशन में थे हम लोग, तो वहां से 1 लाख के लिए हमें आते थे। तो जाना होता था वीकली वहां पर। और तो एक बार क्या हुआ कि मैं गई हुई थी उस लेडी के साथ जो वहां पर मेन थी जिसके लिए हम जाते थे। तो हम किसी को प्रोडक्ट देने गए, वो एक बुजुर्ग महिला थी और उनका कुछ केयर टेकर था, और वो उनका बेटा नहीं था क्योंकि उनके बच्चे बाहर रहते थे। तो जब वहां पर प्रोडक्ट देने गए तो वो था उस वक्त, लेकिन वो फिर चला गया, और हमने उस लेडी को प्रोडक्ट सेल कर दिए और पैसे लेके हम लोग, हमारे पास इंडिगो गाड़ी थी, तो मैं और वो लेडी निकले। तो वो रास्ते में हमें मिला और ऐसे हाथ दे रहा है, गाड़ी को रुकवा रहा है, और हमारी गाड़ी के आगे आगे उसने गाड़ी हटा दी और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लेडी को प्रोडक्ट देने की, अगर वो मर गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा, उसके बच्चे भी यहाँ नहीं रहते। और उसने बहुत भला बुरा कहा। और फिर हम वापस आए, उसने कहा कि तुम यहाँ से निकल के दिखाओ, कैसे निकलोगे रोहतक में से, हम बताते हैं तुम्हें। तो उस लेडी को वापस आए, प्रोडक्ट्स वापस किए, उसके पैसे उसको वापस किए, प्रोडक्ट्स लिए। और उस वक्त मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, और क्योंकि उसने इतना कुछ सुना दिया, तो उस लेडी ने कहा कि तुम रो क्यों रही हो, अगर तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें स्ट्रांग होना ही चाहिए, अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो फिर घर में बैठो। और हमने वो चीज इनको भी उस वक्त नहीं बताई, क्योंकि हमें था कि बाय चांस होता है ना जेंट्स को एकदम से गुस्सा आ जाए और बात बढ़ जाए। ना ही उस लेडी ने अपने हस्बैंड को बताई, लेकिन वो चीज तो आई गई हो गई, है ना। लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट था जिस वक्त कोई डिसीजन ले सकती थी लेडी कि अरे यार इसमें तो ये सब होता है ना, मैं ये नहीं करूंगी, है ना। लेकिन हमें इस बिजनेस की, मुझे इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स पता थे, और ये ऐसा ही नहीं होता है, ऐसा नहीं है। दिस इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर लेडीज, है ना, जहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। बाकी जगहों पे तो और क्या क्या हो सकता है। तो मैंने उस बात को फॉरगिव एंड फॉरगेट किया, और आगे हम अपने उसमें बढ़े। तो ये चीजें आप लोगों के साथ भी होंगी, अलग अलग लेवल पर होंगी। आपके सपनों की कीमत ईश्वर ने आपके लिए तय की है, और वो कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, है ना। और हर किसी के लिए वो अलग अलग होती है।
और ऐसे ही हम जब ALS ट्रिप पर जा रहे थे तो शुरू में हमें क्या लगता था, क्योंकि घर से ऑब्जेक्शन था इतना और हमारी टीम के लोग भी घर पर वेलकम नहीं होते थे। मतलब मोस्टली घर पर कोई आता भी था तो फादर इन लॉ उसको आने ही नहीं देते थे, वो चला जाता था। तो हमको ये था कि हम ALS से आए हैं तो वीडियो वगैरह शूट करके लेकर आते थे, लीडर्स के मैसेज लेकर आते थे और बहुत एक्साइटमेंट से हम आते थे। तो हमें लगता था पहले अपनी टीम के लोगों से मिल लिया जाए। तो हमने कहा उनको कि एक दिन बाद की तारीख हमने उनको दे दी कि हम लोग कल पहुंच रहे हैं, जबकि पहुंच गए थे हम आज। हमें लगा था कि आज हम टीम मीटिंग कर लेंगे, सबको दिखा देंगे पिक्चर सारी। तो गाड़ी सर्विस पर देकर गए थे हम और हमें था कि आएंगे तो ले लेंगे। तो पीछे से फादर इन लॉ ने सोचा कि मैं ले आता हूं गाड़ी। तो वहां पे सर्विस सेंटर पर हम तो पहुंच ही गए, लेकिन उनको नहीं पता था हम पहुंचे हुए हैं। तो राणा जी भी सर्विस सेंटर पर गए हुए हैं और वहां से फादर इन लॉ भी पहुंचे हुए हैं और मतलब एक दूसरे को नजरें मिली और वो जैसे गोलमाल पिक्चर में नहीं होता, ये छुप रहे हैं फादर इन लॉ इनके पीछे, इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली आपस में ये मिले। और उसके बाद मतलब मैं किसी डाउनलाइन के यहाँ पे थी, इनका फोन आया कि घर आ जाओ। इनकी बात, इनकी टोन से ही मुझे पता चल गया था कि मतलब हम पकड़े गए हैं। तो इस तरीके से हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया है ना, लेकिन कम वक्त में हमने इसको कस के पकड़ा था और इसलिए ये छूटा नहीं और सारे लेवल्स, गेम के सारे लेवल पार करे हैं और इसलिए आपको आज यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए, है ना, कि आप किस लेवल पर गेम से आउट होंगे। अगर एक जगह पर रुके हुए हैं तो एक बार फिर से अपने ड्रीम्स को रिवाइज करिए, है ना, और सेटल करिए अपने जो भी इश्यूज हैं और यहाँ पर आइए। ऑसम बिजनेस है, इस जैसे रिवॉर्ड्स कहीं पर भी नहीं है। जो लाइफस्टाइल इस बिजनेस का है इट्स अनमैचेबल, है ना। जो फ्रीडम इस बिजनेस की है वो अनमैचेबल। जो लेडीज को रिस्पेक्ट है ना, जिस तरह से हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं ऐसा कहीं नहीं होता। हमने तो हस्बैंड को व्हाट्सएप पे चुटकुले ही सुनते हैं हम लोग लेडीज के लिए, है ना, बीवी के लिए, लेकिन यहाँ पर रियल में वो रिस्पेक्ट है, ठीक है। हमारी मदर जो है वो कभी कभी जब हम स्कूल से आते थे ना तो घर पे बाय चांस ताला मिलता था तो हम उनको कहते थे, अच्छा आपको नहीं पता था हम स्कूल से आने वाले, आप क्यों गए, है ना। और जब झगड़ा हो जाता था तो हम कहते थे मम्मी को, आप करते ही क्या हो, सारा पापा करते हैं, जॉब पापा पैसे लाते हैं, है ना। ऐसे हम हर्टिंग वर्ड्स बोलते थे उनको। लेकिन इस बिजनेस में आपके बच्चे भी आपको वैल्यू करेंगे कि यस आप कुछ कर रहे हो, है ना। मैं बहुत अच्छी कुकिंग नहीं करती, बहुत अच्छा बेक नहीं करती, मैं अपने बच्चे के सारे PTMs में नहीं जाती, है ना। मैं और बहुत सारे जो है हाउस कीपिंग के काम वो इतने अच्छे नहीं करती, लेकिन एक चीज मुझे आती है, प्लान दिखाना, है ना। वो मुझे और मुझे पता है कि किसी की लाइफ उस एक प्लान से बदल सकती है। इस तरीके से बात करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है मैं किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ। एंड दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। और एक लास्ट लाइन में मैं आपको खत्म करती हूँ। विश्वामित्र की भी जो तपस्या थी ना उसको खत्म करने के लिए मेनका आई थी, है ना। तो आपसे सवाल ये है कि आपकी मेनका कौन है और उससे भी पहले आप विश्वामित्र हुए हैं कि नहीं हुए हैं, है ना। तो इस बिजनेस में करेजियस लोगों की जरूरत है और सफलता अंतिम नहीं है, असफलता फैटल नहीं है, जारी रखने का साहस ही मायने रखता है क्योंकि जिंदगी साहसी लोगों के लिए है। क्या आप साहसी लोग हैं? यस। तो अभी मैं फिर से इनवाइट करती हूँ मेरी लाइफ के सबसे करेजियस पर्सन को, और इन्होंने लाइफ में बहुत करेजियस डिसीजंस लिए और आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि ये मेरे हस्बैंड हैं और ही टुक द राइट डिसीजन फॉर आवर लाइफस्टाइल, फॉर आवर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। वाओ, ऑसम, राइट, शी इज द बेस्ट। दो साधारण लोग ही होते हैं जो एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि महान लोग वो साधारण लोग होते हैं जिनमें असाधारण इच्छा शक्ति होती है। ग्रेट पीपल आर ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन, राइट। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा है लेकिन यही फर्क करवा देती है एक ऑर्डिनरी में और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। आप मुझे ये बताइए कि जंगल में सबसे तेज कौन भागता है? चीता। ओके, सबसे तेज दिमाग किसका है?
लोमड़ी का, राइट। और सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ। सबसे भारी जानवर कौन सा है? हाथी। लेकिन जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर ना तो तेज दिमाग है, ना सबसे लंबा है, ना सबसे तेज भागता है, ना सबसे मोटा है, बट पता है वो राजा क्यों है? क्योंकि वो जंगल में सबसे ज्यादा साहसी है, सबसे ज्यादा क्रेजियस है दोस्त, राइट। तो इसलिए सबसे साहसी और क्रेजियस ही लोग होते हैं जो डायमंड जाते हैं। साहसी और क्रेजियस लोग ही होते हैं जो जिंदगी में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं। तो आपको भी यही डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको, जैसे मीनाक्षी ने कुछ इंसिडेंट बताए, मैं आपको अपने हमारे बिजनेस के कुछ इंसिडेंट बताऊंगा जिससे आपको शायद चीज क्लियर होगी। बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं आपको। नए नए बिजनेस में आए थे और जब मुझे पता था मीनाक्षी को मेरे साथ होना चाहिए हमेशा, और हम लोग दोनों इकट्ठा ही जाते थे, लेकिन एक दिन मुझे एक जगह प्लान दिखाना था, मेरे ऑफिस के काफी करीब था और मेरा ऑफिस से घर मुझे 2 घंटे लग जाते थे जाने। तो उस दिन मैंने सोचा चल यार डेमो आज मैं ही दिखा दूंगा, जबकि हर बार मीनाक्षी दिखाती थी और मैंने घर पे प्रैक्टिस नहीं की थी। तो मुझे लगा कि आज मैं ही कर लेता हूं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। और वापस घर जाऊंगा, वापस इसी जगह पे आना है, फिर 4 घंटे आने जाने में लग जाएंगे, लेट हो जाऊंगा। तो मैंने वहां गया, प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद मैं डेमो दिखाने लगा और एलओसी का डेमो दिखाया मैंने। वही आपने देखा होगा एलओसी का डेमो, जो आप एक रुमाल लेते हैं, रुमाल के ऊपर उसको कहते हैं कि पेन का निशान लगा दें, पर कई बार ऐसा प्रोस्पेक्ट मिल जाता है, वो कहता है बेटा आज देखता हूं मैं तुम निशान उतारेगा कैसे। ओके, तो उसने बाल पेन से तगड़े वाला निशान लगा दिया उस लेडी ने। और मैंने एलओसी का जो डेमो देखा था, 2 बूंद डाली मैंने, उस पर लगाई और रुमाल को रगड़ने लगा, बट मैंने कभी हाथ से नहीं किया था वो डेमो। तो इसलिए दिक्कत क्या हुई कि जैसे ही आपने वो एलओसी लगाते हैं तो क्या होता है, वो कलर फीका हो जाता है लेकिन फैल जाता है। और फिर उसका सिंपल सा मैजिक क्या है, पानी में डुबोइए और पानी में डुबोने के बाद वो सारा का सारा निकल जाता है कलर। बट मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि अब इसको पानी में डुबाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगा ये कलर ज्यादा फैल गया है, अब तो और मुश्किल हो गई है। और मैंने क्या किया, 2 बूंदे और डाल ली, 2 बूंदे और डाली और थोड़ा तेज रगड़ने लगा मैं उसे। जब तेज रगड़ने लगा तो वो लेडी समझ गई कि मैं कहां फंस गया हूं अभी। और उस लेडी ने पता मुझे क्या, भाई साहब कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, राइट। और मतलब उस टाइम मेरा दिमाग ऐसा कर रहा था काम की अभी धरती फट जाए और मैं तो नीचे समा जाऊं। बहुत मुश्किल हो रही थी और मैंने और ज्यादा दम लगाना शुरू कर दिया। वो बोली भाई साहब कोई बात नहीं, थोड़ा और लगा लो, है ना। मतलब जितनी मेरी इज्जत बढ़ा सकती थी वो उसने उस टाइम इज्जत बढ़ाई मेरी। और मैं आपको कसम से, मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने इतना ज्यादा रगड़ा इसको कि वो रुमाल फट गया और मेरे यहां से ना खून आने लग गया था दोस्त, ठीक है। अभी आप हंस रहे हैं, जिस दिन आप ऐसे कर रहे हो और आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो और आप अगर उस दिन हंसेंगे तो फिर ईडीसी चले जाओगे, नहीं? तो इंसिडेंट तो बहुत छोटा सा है, ये इंसिडेंट बहुत छोटा सा है, बट यहां से शुरुआत हो गई थी। हमें पता लगा था कि आगे क्या क्या होने वाला है, तुम्हें क्या क्या सुनने को मिल सकता है। और खैर, जैसे हमने बताया था कि मैं और मीनाक्षी रोज दोनों शाम को निकलते थे और जब रिजल्ट नहीं आए, जब हमें एक ही लेवल पे अटके रहे, पैसा ज्यादा लग रहा है, पैसा आ कम रहा है, लोग आ नहीं रहे, रिश्तेदार कोई नहीं बिजनेस में था, कोई दोस्त नहीं था, मेरा कलीग नहीं था, तो मेरे फादर मुझे कहने लगे यार तेरे को ही ज्यादा समझ में आ गया क्या बिजनेस, तुझे ही ज्यादा कुछ चाहिए क्या। मीनाक्षी को वो बातें सब सुनाने लगे जो मैं शायद सुन भी नहीं सकता था मेरे सामने, जब मीनाक्षी को बोलते थे तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। और एक दिन मेरे फादर ने बोला बेटा तू तो बेशक 1 हफ्ता घर में मत आ, बट बहू शाम को 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं जाएगी, बेइज्जती करवा रखी है तुमने हमारी रिश्तेदारों के अंदर, ये क्या बिजनेस। लोग पूछते हैं राणा साहब बच्चे क्या ठीक ठाक जॉब नहीं चल रही, दिक्कत क्या है, किस काम में लगा दिया आपने। तो एक रात को काफी लेट हो गए हम लोग और हमारा 2 मंजिल घर था और उसमें क्या है कि मेन दरवाजा जो है उसकी 2 चाबियां हैं, तो हम नहीं चाहते थे हम लेट आए तो पेरेंट्स को तंग करें, तो पेरेंट्स क्या करते थे अंदर से लॉक करते थे, चाबी निकाल लेते थे और सो जाते थे। तो और हम बाद में दूसरी चाबी से बाहर से खोलते थे, अंदर से बाद में लॉक किया और अंदर जाके सो गए। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब मैंने चाबी लगाई दरवाजे में तो चाबी घुसी नहीं उसमें, और चाबी घुसी इसलिए नहीं क्योंकि चाबी अंदर थी, तो मुझे लगा मदर भूल गई होगी। हमने बेल बजाई तो मदर के पैरों की आवाज आती है और हम लोग दरवाजे के पास आए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और खिड़की खुली, साइड से खिड़की खुली। मैंने कहा माँ तेरा लाल है, बोले बेटा तेरा पापा तेरे से ज्यादा अंदर लाल है गुस्से में। तो मैंने क्या हुआ, बोले वो कह रहे हैं कि बच्चों को बोल दो या तो आज के बाद बिजनेस कर लें या फिर ये घर चुन लें। हमें बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा ठीक है गुस्से में है हम मना लेते हैं। बोले नहीं बेटा आज वो नहीं मानने वाले हैं, और उन्होंने बंद किया खिड़की को और चली गई। हम शॉक थे उस समय कि यार ये सच में ऐसा हो रहा है क्या हमारे साथ में। और रात को हम लोग, हमारे पास मारुति 800 थी, एसी भी नहीं था, गर्मी के दिन थे और रात को हम सोने की कोशिश करते रहे। लेकिन उस रात को हम बहुत आसानी से डिसीजन ले सकते थे कि यार आज कोई भी टीम में नहीं है, घर में इतना शांति प्यार था, घर में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। घर वाले मुझे श्रवण कुमार बोला करते थे और आज उनको लग रहा है ये बेटा तो बात ही नहीं मानता, बहू ने बिगाड़ दिया इसको, है ना, और बहू को सुनाते रहते हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो हम बिजनेस क्विट कर सकते थे। बट मुझे उस समय एक बात समझ में आ गई थी, एक बात हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज से 5-7 साल बाद जब हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले को कोई बिजनेस प्लान दिखाया जाएगा तो लोग हमारा 2 तरह से जिक्र कर सकते हैं। हमारा
जिक्र आएगा तो दो तरह के लोगों में आ सकता है। या तो ये कहेंगे कि हाँ उन्होंने भी किया था लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को छोड़ दिया, या फिर वो ये कहेंगे हाँ उन्होंने इस बिजनेस के अंदर कमाल कर दिया। और हम नहीं चाहते थे हमारा नाम बिजनेस के क्विटर्स में आए, उन लोगों में आए जो बिजनेस को छोड़ चुके होते हैं। दोस्त रात को हमने डिसाइड किया नहीं, हमारा नाम सक्सेसफुल लोगों में आए। आपको भी मैं यही चैलेंज दे रहा हूं दोस्त, आज रात को आप ये डिसीजन लेना कि आज से 5-7 साल बाद जब आपके दोस्त रिश्तेदारों को बिजनेस दिखाने आएगा और जब आपका रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी आपका जिक्र करेगा तो आपका नाम बिजनेस को छोड़ने वालों में आएगा कि डायमंड जाने वालों में आएगा। वो आज रात को आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्त। और उस दिन सुबह क्या हुआ कि मेरी मदर हमें जगाने आई, सोए तो नहीं थे हम, नींद तो नहीं आई थी। मदर सवेरे सवेरे आ गई और मुझे लगा शायद माँ का प्यार उमड़ आया है, तो माँ ने बोला कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पड़ोसी जाग जाएंगे, उनको पता लग जाएगा बेटा बहू नाराज होके बाहर सो रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, तू अंदर आ जा। हम अंदर गए, मेरे फादर जाग रहे थे और मेरे फादर ने मेरी मदर को बोला मेरे सामने, बोले हिंदुस्तान में कोई भी डायमंड चला जाएगा, मैं तेरे को लिख के देता हूं, तेरा बेटा कभी डायमंड नहीं जा पाएगा। और मुझे हैरानी हुई कि जन्म देने वाले को मेरे पोटेंशियल पे विश्वास नहीं है और 250-300 किलोमीटर दूर बैठा मेरा अपलाइन रोज फोन करके मुझे कहता है तू एक दिन पक्का डायमंड जाएगा, राइट। वो शख्स मुझ पे विश्वास कर रहा है। और उस समय मैंने अपने फादर को बोला पापा मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में कोई डायमंड जाएगा या नहीं जाएगा, आपका बेटा डायमंड जाके दिखाएगा, राइट। एंड दैट डे वी डिसाइडेड कि नहीं अब इस बिजनेस में और ज्यादा दम लगाएंगे, और ज्यादा मेहनत करने लगे और रात को और ज्यादा लेट हो रहे थे। और होता क्या था, हम रात को जब घर पे पहुंचते थे और मेरे फादर जो 9-9:30 बजे सो जाते थे, लेकिन हम 11 बजे पहुंचे हैं, 12 बजे पहुंचे हैं, वो जाग रहे होते थे। और जाते ही अंदर घुसते ही, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, वो लड़की रात को लेट आई और उसकी माँ जाग रही होती, अचानक लाइट जलाती और कहती बेटी कहाँ थी इस समय, राइट। तो वही हाल होता था हमारा। वो लाइट जलाते थे, घड़ी की तरफ देखते थे और जितने अच्छे अच्छे श्लोक वो सुनाते थे हमें, और मुझसे ज्यादा मीनाक्षी को सुनाते थे और मुझे वो बहुत बुरा लगता था। और जब मीनाक्षी को कुछ कहते थे तो मैं भी शायद उनसे वो सब बातें कुछ कह देता था जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन वो उस टाइम गुस्सा होता था उनका भी और मेरा भी। और मीनाक्षी भी कभी कुछ ऐसा बोल देती थी तो जिससे झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता था घर के अंदर और माहौल बहुत खराब होता जा रहा था। इनफैक्ट कई बार फिर तो क्या हुआ कि हम जब प्लान दिखाने के लिए जब शाम को निकलते थे तो घर में फिर से झगड़ा होता था निकलते वक्त कि आज फिर चल पड़े, तुम मानते नहीं हो, ये सब है, क्या रखा हुआ है। गलती उनकी भी नहीं थी क्योंकि उनको नहीं पता था कि एक दिन कितना बड़ा रिवार्ड मिलेगा और यहाँ पे क्या होने वाला है। उनको ये भी नहीं पता था कि वो सपने, जिन सपनों के लिए इस बिजनेस में आए वो खाली सपने हमारे नहीं, हमने उनके लिए भी देखे हुए हैं। क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने अपना पेट पे काट काट के हमारे को बड़ा किया था, हमारे लिए अपने सपनों की तिलांजलि दी थी। तो हमें लगता था नहीं हमें उनके सपने भी पूरे करने हैं। तो इस तरह से जब हम निकलते तो झगड़ा होता था। तो आप सोचिए जब आप ऐसे दिमाग से किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, कोशिश तो हम बहुत करते थे हम उसी एक्साइटमेंट से दिखाएं, लेकिन वो एक्साइटमेंट रहती नहीं थी वहां पे। उस तरह से वो प्लान दिखा नहीं पाता था क्योंकि दिमाग में वही घूम रहा होता था कि जाते ही फिर वो इवन ऐसा होने लगा था कि 10 बजे के आसपास उनका फोन आ जाता था। और फादर अगर उस दिन घर से निकलते वक्त झगड़ा नहीं हुआ है तो फोन पे फिर हमें बहुत कुछ कहते थे। और मैं प्लान दिखा रहा हूं और फोन अटेंड ना करूं वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं फोन भी अटेंड करता था और वो मुझे बहुत कुछ सुनाते थे। बहुत मुश्किल हो रही थी दोस्त, बट वो ट्रांसफर हो जाता है और रिजल्ट नहीं आ रहे थे। और दूसरी बात पता है क्या है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं तो भी बिजनेस या लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उनकी ब्लेसिंग्स मिल नहीं रही थी, झगड़े होते जा रहे थे। तो हमने एक रात को दोनों ने डिसाइड किया कि अगर हम घर में रहेंगे और वो हमें रोज ऐसे जाते हुए देखेंगे तो शायद ये झगड़ा ऐसे ही चलता रहेगा और बिजनेस में हम दम लगाते रहेंगे लेकिन हमारी सफलता डिले होती रहेगी। तो हमें लगा कि हमें इस घर को शायद छोड़ देना चाहिए। और हम जिस तरह के परिवार में हैं, हम सेम शहर में रहते हुए दूसरा घर में शिफ्ट होना, ये हमारे यहाँ हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन उस रात को हमें डिसाइड करना पड़ा। और मैं आपको बताऊं, हमने अपनी अपलाइन को फोन करके नहीं पूछा था, हमने अपने अपलाइन के पास रोते हुए नहीं गए थे, या हमने ये नहीं कहा था आप हमें सजेस्ट करिए, क्योंकि हमारी लाइफ, हमारे ड्रीम, हमारे सपने, हमारी फैमिली, हमारा बिजनेस, वो ओनरशिप थी। और मुझे ये पता था कि अगर मैं अपलाइन के पास जाऊंगा भी ना तो अपलाइन तो कभी नहीं कहने वाली है ना कि आप अपना घर छोड़ दीजिए। अपलाइन तो कहेगी कोई नहीं, आप कोशिश करिए जिस तरह से हो सकता है। बट दैट नाइट वी डिसाइडेड कि हमें अब घर छोड़ना पड़ेगा। और हमने थोड़ा सा दूरी पे एक घर लिया, राइट, द्वारका में हम लोग रहने लगे। और वो घर भी फिर अगेन हमें लगा कि छोटा घर क्यों ले, तो हमने 3 बेडरूम का घर ले लिया वो। और जिस दिन हम लोग घर से जा रहे थे, मैं उस सीन कभी नहीं भूलता हूँ। घर के बाहर इवन जब हम पैकिंग कर रहे तो मेरी मदर ने कहा बेटा अब तुम, बहुत झगड़े हुए, बहुत कुछ हुआ, रूठे माने, वो सब हुआ। और लास्ट में मदर बोली तुमने जाना ही है तो बस एक ध्यान रखना, मैं नहीं चाहती अगेन, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता हमें यही होती है क्या कहेंगे लोग, राइट। तो बोले कि आप जिस दिन जाओगे तो मेरी रिक्वेस्ट से ये है कि तुम ना अपना टेम्पो या ट्रक लेके मत आना, तुम जितना सामान तुम्हारी गाड़ी में आ सकता है वो लेके चले जाना, क्योंकि मैं पड़ोसियों को नहीं बताना चाहती हूँ। मैंने ठीक है माँ, ये बात भी मान ली। और हमारे पास इंडिका गाड़ी थी, छोटी सी गाड़ी, सोचिए उसमें क्या आएगा। तो उसमें जितना सामान हो सकता था, खाने पीने का थोड़ा सा सामान, एक गैस का सिलेंडर, एक चूल्हा, एसी घर में रहते थे, पूरा इंडिपेंडेंट हाउस था, बढ़िया आलीशान एक रहन सहन था।
वो सब छोड़ के हम लोग उस तरह से निकले थे जैसे खाना बदोश निकलता है। हमारे पास खाली एक चद्दर, एक तकिया, राइट, एक गद्दा और एक फोल्डिंग बेड, राइट, जितना उसमें आ सकता है सामान, कुछ कपड़े। और तब तक मेरी जितनी सैलरी थी वो मेरे फादर के पास रहती थी। जैसे ही सैलरी आती थी मैं अपने फादर को ट्रांसफर कर देता था और एक पैसा नहीं था। और जब आप इतने प्यार से जब बाहर जाएंगे तो आपको क्या लगता है फादर लाखों रुपए देने वाले हैं, एक पैसा हमारी जेब में नहीं है। और हम लोग उस घर में गए और हम अपने डाउनलाइन को नहीं बुला सकते वहां पे, सोचिए आप, राइट। वो इतने अच्छे घर में आते थे लोग और वहां पे हमने अपने डाउनलाइन को बुलाना, खैर वहां भी पेरेंट्स नहीं आने देते थे, बट वहां तो हम बुला ही नहीं सकते थे कि हम डाउनलाइन के क्या बुलाएंगे। बैठने के लिए सोफा नहीं है, बैठने के लिए सोफा छोड़िए, हमारे पास कुर्सी नहीं थी, टेबल नहीं थी हमारे पास में। और रात को जब सोते थे गर्मी 40-42 डिग्री, दोपहर को कभी सो रहे हैं तो 40-42 डिग्री टेम्परेचर, पंखा चल रहा है, लू ला रही है वहां पे, और एसी रूम को छोड़ के वहां पे पहुंचे थे। और साथ में एक बाल्टी रखते थे, बाल्टी के अंदर चद्दर को डुबोते थे, उसको निचोड़ते थे और सोते थे, लेकिन 15 मिनट में वो फिर सूख जाती थी। हमारी टीम में बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं सर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे घर में ऐसा घर नहीं है जिसमें हम लोगों को बुला पाएं। तब हम उनको ये स्टोरी बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये है, हमने ये क्रिएट किया था हमारे लिए, राइट, हमने क्रिएट किया था। और लेकिन आपको मैंने कहा था शुरू में कि हमने अपने लिए, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इमरजेंसी क्रिएट कर दी थी। हमारे पास अभी कोई मौका नहीं था कि हम इस बिजनेस को स्लो करते दोस्त, ओके। और हमारी अपलाइन आती थी तो अपलाइन को भी नीचे जमीन के ऊपर गद्दे पे सुलाते थे, हमें अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन अपलाइन को भी पता था कि ये सब कुछ इनके साथ हुआ है, बट ये डिसीजन हमारा था, ये बिजनेस हमारा था, ये हमारे समझ में आती थी बात। बहुत मुश्किल हुई दोस्त। और जब पहली तनख्वाह मिली तो मुझे याद है मैं 2 मूढ़े लेके आया था मिट्टी के, 100 रुपए के, और वो मूढ़े आज तक रखे हुए हैं हमने एक निशानी के रूप में। एक छोटी सी 600 रुपए की टेबल लेके आए थे ताकि कोई आए, बाई चांस कभी आ भी जाता है तो उसको बिठा सकते हैं वहां पे। और इस तरह से लगभग 1 से 1.5 साल हम वहां पे रहे और इस बिजनेस में हमने दम लगा दिया दोस्त उस टाइम में। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं दोस्त कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपकी लाइफ में ऐसा आएगा या आपको ऐसा घर छोड़ना पड़ेगा, मैं नहीं कह रहा हूं। हम अपनी स्टोरी बताने, जैसे मीनाक्षी ने कहा कि आपकी सफलता की कीमत आप ही को अदा करनी पड़ती है, और उसकी कीमत हमें नहीं पता है क्या कीमत है, बट आपकी सफलता की कीमत आप ही को अदा करनी पड़ेगी। हमारी सफलता की कीमत हमने अदा की है दोस्त, राइट। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। वही पेरेंट्स जिन्होंने कहा था कि बिजनेस नहीं चलता है, जिन्होंने कहा था तू नहीं कर पाएगा, आज वही फादर जब किसी सेमिनार में जाते हैं, आज जब हमारी टीम के लोग हमारे घर पे मिलने के लिए आते हैं, जब वो हमारी सेलिब्रिटी वाली लाइफ देखते हैं, जब हमारा बैंक बैलेंस उनको पता लगता है। मेरे फादर ने एक दिन पता है क्या किया, मेरे को और मीनाक्षी को, जब हम साथ रहते थे, एक दिन हमें अपने कमरे में बुलाया और बोले कि तू कहाँ लगा हुआ है बेटा। मेरी मदर को पता है क्या बोलते हैं, बोले ये तो घर मैंने बना दिया, इनके बस का तो प्लॉट लेना भी नहीं था गुड़गांव के अंदर। और जब हमें एक मोटा सा बोनस आया था ना, शायद कुछ लोगों को पता है वो बोनस, जब वो बोनस लेके आया था तो मीनाक्षी को याद रही वो बात, मैं तो भूल गया था। मीनाक्षी ने कहा कि एक बार पापा के पास चलते हैं, और वो चेक देता है। वो चेक लेके मीनाक्षी और मैं हमारे फादर के पास में गए और मीनाक्षी ने कहा पापा आपको याद है एक दिन आपने कहा था कि तुम्हारे बस का तो घर बनाना भी नहीं है, प्लॉट लेना भी नहीं है, तो मैंने बना दिया। देखिए आज ये चेक ऐसा आया है जो हर साल आएगा, हर साल आज एक चेक से गुड़गांव के अंदर मकान खरीद सकते हैं हम लोग, राइट। दोस्त सक्सेस के बाद सब चीजें ठीक हो जाती हैं, और आज हमारी सिस्टर को कुछ जरूरत पड़ी है पीछे, राइट, और आज थैंक गॉड आज इस बिजनेस के इनकम के कारण आज हम वो कर पाए, और आज मेरे फादर को प्राउड फील होता है आज की, आज हमारा बच्चा इस बिजनेस में इतना बड़ा पहुंच चुका है। तो दोस्त इसलिए आपकी सक्सेस की जर्नी आपने लिखनी है दोस्त। और कई बार होता है कि खाली फिजिकल चैलेंज भी आ जाते हैं कई बार। तो मुझे क्या हुआ कि एब्सेस हो गया था, और ऐसी जगह पे, बैठने वाली जगह पे, राइट, वो ना किसी को दिखाते बनता है ना बताते बनता है। और 1 साल में 5 सर्जरी हुई थी उसकी, ऐसी सर्जरी हुई थी, मैं ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट अगेन क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है तो मैं जस्ट ये शेयर कर रहा हूँ आपको। और मुझसे बैठा नहीं जाता था, ऑफिस जाता था तो मैं रबर का एक ट्यूब लगाता था जिसके ऊपर बैठता था मैं, क्योंकि बैठता था तो पस निकलती थी तो बहुत दर्द होता था, और सारा वो सीट भी खराब हो जाती थी, और आधा घंटा मैं बैठ नहीं पाता था, मुझे उठ के चलना पड़ता था, फिर थोड़ी देर बैठता था, फिर चलता था। बट उस 1 साल के अंदर, 1 साल में ईश्वर गवाह है, एक भी शाम ऐसी नहीं थी जब हम प्लान दिखाने के लिए किसी के यहाँ पे नहीं होते थे दोस्त। कई बार लोग सोचते हैं कि यार बड़े लवी डवी से कपल है ना, इनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा दोस्त, लेकिन हमारी कहानी हमें पता है। इवन ये कहानी हमने अपनी डाउनलाइंस को कभी नहीं बताई थी, पीछे कुछ हमारी सिल्वर अप हुई जहां पे शायद हमने ये शेयर की थी चीजें, हमने कभी अपलाइन को नहीं बताया, अपलाइन से नहीं पूछा, उसे 1 साल में हमारी अपलाइन को नहीं पता था कि ये फिजिकल चैलेंज मेरे साथ चल रहा है।
और क्या होता था, जब आप प्रोस्पेक्ट के घर पे प्लान दिखाने जा रहे हैं तो वहां पे तो आप ट्यूब लेके नहीं बैठ सकते हैं, ओके। तो वहां पे क्या करता था, कुछ पैडिंग करता था मैं, और वहां पे बैठता था 15 मिनट बैठना जिसको मुश्किल होता था, लेकिन एक घंटा प्रोस्पेक्ट यहाँ पे लग जाता, और मेरा ध्यान भी नहीं जाता था उस दर्द के ऊपर। बट जब वहां से उठ के निकलता था तो मेरे लिए हिम्मत नहीं होती थी मैं गाड़ी में बैठ भी पाऊं, तो मैं पीछे लेटता था, मीनाक्षी ड्राइव करके बाहर आती थी। दोस्त पता है क्या है, ऊपर सीसीटीवी लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। दोस्त आप क्या कर रहे हैं कि इस बिजनेस के लिए, अपनी लाइफ की सक्सेस के लिए, वो रिकॉर्ड करता है और आपकी मजदूरी नहीं मारता है। दोस्त हम एक रिक्शे वाली की मजदूरी नहीं मारते हैं, हम घर में कोई एक दिन के लिए काम करने आता है उसकी मजदूरी नहीं मारते हैं, क्योंकि हमें गिल्ट फील होती है। हम अफोर्ड नहीं करते हैं तो किसी की मजदूरी नहीं मारते, और जो सब कुछ अफोर्ड करता है वो आपकी मजदूरी नहीं मारने वाला है दोस्त। लेकिन हम अपनी मजदूरी कई बार ईमानदारी से पूरी नहीं करते हैं, और यहाँ पे दो ईमानदारी चाहिए, एक वर्क एथिक्स और जो बिजनेस के एथिक्स हैं, राइट। जो यहाँ पे हमें 3 कार्डिनल रूल्स की बात जो हो रही थी, वो एथिक्स और वर्क एथिक्स आप करते रहेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, एक दिन आपकी सीडी को रिवाइंड करके देखेगा। ऐसा ही हमारे साथ हुआ इस बिजनेस में, जो चाहिए था, जो करना चाहिए था वो हमने किया, और एक दिन ईश्वर ने हमारी सीडी को रिकॉर्ड किया और देखा। 5.5 साल हो गए इनको इस बिजनेस में लगे हुए हैं, फिजिकल चैलेंज आ रहा है, फैमिली चैलेंज आ रहा है, बट ये बिजनेस में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, तथास्तु बोला और ब्लेस कर दिया, और उसके बाद हर साल हमारी पिन चेंज होती रही, दोस्त। और मुझे याद है फिर हम लोग जब फाउंडर प्लैटिनम जा रहे थे, और मेरा ऑफिस में एक ऐसा बॉस आ गए थे जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, मेरी और उसकी बन नहीं रही थी, और हमें ऑफिस में बड़ी दिक्कत आ रही थी। जबरदस्ती जान के ज़्यादा काम दे दिया, ज़्यादा एक नया प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर दिया, मुझे रात को लेट तक बिठाता था, और मुझे लग रहा था यार बिजनेस नहीं हो रहा है। और दूसरा मेंटली स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो गया था उसके साथ रिलेशनशिप के कारण। तो अचानक फिर सेम ऐसा ही हुआ, मैंने और मीनाक्षी ने उस रात को डिसाइड किया कि अभी शायद टाइम आ गया, मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। और इनफैक्ट हुआ क्या था कि उस दिन एक मूवी देखने चला गया था मैं, और वो अंबानी के ऊपर वो मूवी थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी, और वहाँ पे वो अपना जॉब क्विट करके आ जाता है। तो उसी रात को मैंने डिसाइड किया कि मैं भी क्विट कर दूंगा। और मीनाक्षी उस टाइम मायके गई हुई थी, अगले दिन मीनाक्षी आई, दोबारा इसके साथ मूवी देखने गया, और मीनाक्षी जब मूवी से बाहर निकले तो मैंने इसको कहा कि मैंने कल मूवी देखी थी और मैं क्विट कर रहा हूँ जॉब को। तो मीनाक्षी ने 1 सेकंड नहीं लगाया ये बोलने में कि नहीं अभी तो बिजनेस इनकम उतनी नहीं है, अभी जॉब की इनकम ज्यादा है। जिसने बोला ठीक है, तुम्हारा जो डिसीजन है मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और अगेन हम अपलाइन के पास नहीं गए थे, मुझे पता है अगर मैं अपलाइन के पास जाता, अपलाइन मेरा स्ट्रक्चर देखता, तो शायद सही मूवमेंट नहीं था इस बिजनेस में मुझे अपनी जॉब को क्विट करने का। बट अगेन ये हमारा डिसीजन था दोस्त, राइट, और हमने डिसाइड किया। और जब आपका अपना डिसीजन होता है तो आप उसको प्रूव करते हैं कि वो डिसीजन राइट है, राइट। और हमने दबा के फिर से और मेहनत की, बहुत सा काम किया दोस्त। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये फिजिकल चैलेंज की बात करता हूं आपको, लोग कभी शरीर से विकलांग नहीं होते हैं, लोग दिमाग से विकलांग होते हैं, राइट। शरीर से विकलांग होना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग शरीर से विकलांग होने के बावजूद एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, और जिनके दोनों पांव हैं, पूरी ताकत है, वो शायद सामने तक जाने में सुस्ताते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद बल्कि जब जॉब छोड़ी तो हमारे पेरेंट्स को मैंने बताया नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं मैं फुल टाइम बिजनेस करता हूं, हमारी टीम में भी। मैं उनसे पूछता हूं प्लान कितने दिखाते हो, बोला 2-3 प्लान दिखा देता हूं। तो मैंने कहा फुल टाइम का मतलब क्या होता है? जॉब फुल टाइम जाते हैं आप लोग? ओके, फुल टाइम जाते हैं, और आप सवेरे कितने बजे निकलते हो? आपका दिल करता है 12 बजे पहुंच जाऊं, आपका दिल करता है 3 बजे पहुंच जाऊं, ऐसा होता है क्या? नहीं, आप शायद 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, जो भी आपका टाइम, आप उस टाइम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। आपको कोई मोटिवेट नहीं करता, आपका बॉस फोन करके नहीं करता, कहता है कि यार आज आ जाए यार, क्या आज है ना, टाइम पे आ जाइए ऑफिस में, ऐसा नहीं होता है। हम लोग टाइम पे पहुंचते हैं क्योंकि हम फुल टाइम कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं, तो कितने घंटे करता है? 4-5 घंटे करता है। तो अगर आप पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, आप 1 प्लान 2 प्लान दिखाते हैं, लेकिन अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो फिर आपको 5-6 प्लान रोज दिखाने चाहिए दोस्त। तो मैं और मीनाक्षी ने मैंने जब जॉब छोड़ दिया तो मुझे लगा मुझे फुल टाइम करना है, तो मैं सुबह 9 बजे उसी तरह से निकल जाता था उस समय भी जैसे मैं जॉब के लिए निकलता था। मीनाक्षी वैसे ही लंच बॉक्स तैयार करके मुझे देती थी, और 1-2 महीना तो हम घर पे बता ही नहीं पाए थे कि मैंने जॉब छोड़ दी ना, उन्हें पता लगा। लेकिन कब तक ऐसा हो सकता था? आपको बताना तो पड़ेगा ही। मैंने बताया जब, तो घर में सोचिए आप कितना प्यार बढ़ गया होगा उस दिन हमारे घर के अंदर। और मेरे इन-लॉज को कॉल किया गया, मेरे इन-लॉज घर पे आ गए, और चारों लोग, मुझे पता था कि आज ये इमोशनल अत्याचार होने वाला है, तो मैं और मीनाक्षी सवेरे घर से फिर निकल गए। और हमें पता था वो रात तक बैठे रहेंगे। मेरे ससुर जी का फोन आया, बोले कि बेटा कोई बात नहीं, हो गई गलती, देर से जॉब छोड़ दी, मैं तेरे बॉस से माफी मांग लेता हूं तेरे बॉस से, मैं तो कहता हूं कि दोबारा जॉब कर ले। पर मैंने कहा नहीं पापा, ये तो डिसीजन हो चुका है, और आप चिंता मत करिए, हम 1 साल में प्रूव कर देंगे, हमारी जो इनकम है हम उस इनकम में कई गुना उस इनकम को कर देंगे। और फिर हमने दबा के मेहनत की, और फिर एमरल्ड गए, फिर अगले साल फिर फाउंडर एमरल्ड गए, डायमंड हुए, ईडीसी हुए, राइट, ये सब हुआ। 2 डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ता है। जब 5.5 साल हम नहीं ग्रो कर रहे थे तो आपको क्या लग रहा है उन 5.5 साल में कोई और मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं आई होगी क्या?
कंपनी आई उस समय, पैसा नहीं आ रहा था, लोग क्या पूछते थे, पहला सवाल क्या होता है, कितने समय से हो, कितने का चेक आता है, ये देखो मैं दिखाता हूं मेरे अपलाइन का चेक, ये देखो आप ही की कंपनी में था ये आदमी, यहां पे आ गया है अभी, देखो इसके चेक देखिए यहां पे। उस टाइम हमें भी लग रहा होता था यार कि ठीक है यहां पे लगे हुए हो इतने समय से, राइट, और वो हमें वो दिखा रहा है, एक हिसाब से मेरी बेइज्जती कर रहा था वहां, और मेरी कंपनी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा होता था। लेकिन मुझे पता था कि वो शॉर्ट टर्म के लिए आया है, लेकिन मैं इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए हूं। मुझे पता था ये कंपनी क्या है, और मुझे पता था अगर मैं कंपेयर करूं तो कहीं भी वो टिकती नहीं है मेरे सामने, और मैं पीतल का और सोने का कंपैरिजन कर भी नहीं सकता हूं दोस्त, राइट। तो और उसको मैंने यही बोलता था, मैं कहता था जस्ट वेट फॉर 2 years, 2 साल के बाद मिलेंगे, और 2 साल के बाद वो मिला ही नहीं, ना उसकी कंपनी मिली और ना वो मिला, राइट। तो बहुत सा हुआ है ऐसे हमारे साथ में वो सब। हमारे यहाँ पे हम जब पहुंचे गुड़गांव में पहुंचे तो बहुत से लोग जिसके घर में जाते थे लोग बोलते थे अरे मेरे वो किट पड़ी हुई है, वो 2 किट मेरे पास पड़ी हुई है। तो हमें लगा यार कोई लोग ज्वाइन नहीं कर, तो सारे के सारे लोग ज्वाइन है शायद। हम लोग अपनी अपलाइन डॉक्टर बड़ैच से उतना ज्यादा मुलाकात नहीं होती थी, बट कहीं पे हमसे मिले, वो उस टाइम गुड़गांव शिफ्ट हो चुके थे। हम उनके पास गए और हमने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे सब जगह ऐसा हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं हम ज्वाइन हो गए हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, बेटा चिंता मत कर, किसी भी एक शहर को में क्रांति लाने के लिए, रिवोल्यूशन लाने के लिए हमेशा एक आदमी की जरूरत होती है, और तुम यहां पे रिवोल्यूशन ला सकते हो। और वो एक शब्द हमारे लिए इतना कुछ काम कर गया, वो लाइन इतनी काम कर गई, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इतना बड़ा टीम बिल्ड किया वहां पर। दोस्त ये सब चीजें हमारे साथ हुई हैं, ये सब आपके साथ हो रही हैं, नहीं हो रही है मुझे नहीं पता है, बट बात एक ही याद आती है कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। अगर हम इस बिजनेस को क्विट कर देते ना तो बहुत सी कहानियां, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस टाइम शायद हम इस बिजनेस को छोड़ने की सोच सकते थे। शायद ऐसे कुछ मोमेंट्स आते थे, या छोड़ते नहीं बट हम शायद कुछ और डिसीजन ले लेते, मतलब जो थोड़ा डिल्यूट हो जाती चीजें, और शायद हमारी ये सक्सेस लेट होती जाती। लेकिन हमने उस समय में शायद ईश्वर ने कुछ ब्लेसिंग दी ऐसी कि वो राइट डिसीजन लिए, और उन डिसीजंस का रिजल्ट है जो आज हम यहाँ पे और जो हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वही पेरेंट्स, वही मदर, वही फादर, जैसे मैं बता रहा था, आज मीनाक्षी ने बोला कि आज वही कहते हैं कि थैंक यू, तुमने हमारी बात नहीं मानी, इस बिजनेस को नहीं छोड़ा। मैंने पहले भी शेयर किया है कि हमने अपने पेरेंट्स को 6 इंटरनेशनल ट्रिप दिए हैं, हर साल उनको एक इंटरनेशनल ट्रिप देते हैं हम लोग, और पहले पूरा हिंदुस्तान उनको घुमाया हमने। और मेरी मदर, फिर से वो इंसिडेंट मुझे याद आता है जब वो सिंगापुर के लिए जा रहे थे, और मेरे इन लॉज भी हमारे साथ, उनके साथ घूमने के लिए जा रहे थे। हमें ही ने स्पॉन्सर किया था सारा खर्चा, और मेरे इन लॉज अंदर चले गए एयरपोर्ट में, हम लोग सी ऑफ करने गए थे एयरपोर्ट में, मेरे फादर भी अंदर चले गए, मेरी मदर वापस मुड़ के आती हैं। जब मुड़ के आ रही हैं तो मुझे लगता है शायद वो बताएंगी बेटा दही बाहर रह गई है, फ्रिज में रख दियो, है ना। मैंने कहा अभी भी ये टेंशन ले रही हैं, या बोलेंगी दरवाजे सारे चेक कर लेना सोते वक्त। बट जैसे मेरे करीब आई तो मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे, मेरे पास आई, मेरे गले लगी और जोर जोर से रोने लगी, और मेरे कान में बोलती हैं थैंक यू बेटा। और मैंने ये शब्द सुने और मैं भी जोर से रोने लगा दोस्त, मेरे भी आंसू निकल गए। लेकिन ये तालियां दोस्त तब बजाना जब आपके पेरेंट्स आपको थैंक यू बोलें किसी दिन। और मुझे उस दिन ये समझ में आ गया कि आज तक जितनी ना सुनी थी, जितना स्ट्रगल, जितने लोगों से सब कुछ सुना था, अगर उसका 1000 गुना ज्यादा भी स्ट्रगल हो गया होता ना, और अगर पेरेंट्स से या मदर से ये 3 शब्द थैंक यू बेटा सुनने को मिल जाते तो शायद कोई बड़ा स्ट्रगल नहीं किया मैंने। मेरा सवाल दोस्त आपसे सिर्फ एक है, हम बचपन से लेकर आज तक अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलते आए हैं। उन्होंने एक जूता लाए तो थैंक्स बोला, एक जुराब लेके आए तो थैंक्स बोला था हमने, एक पेन पेंसिल लेके आए, ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए तो थैंक्स बोला, नए कपड़े लेके आए तो थैंक्स बोला, हमारे लिए वो साइकिल लेके आए तो थैंक्स बोला था, शायद हमारी मोटरसाइकिल का पैसा भी दिया उन्होंने, हमने थैंक्स बोला है, शायद आपकी कार की किस्तों को भी वो चुका रहे हैं, शायद आपका घर बनाने के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, हमने हजारों बार अपनी जिंदगी में उनको थैंक्स बोला है। बट क्या आपकी जिंदगी में एक वक्त भी ऐसा आया, एक मोमेंट भी ऐसा है जब आपके पेरेंट्स ने आपको थैंक्स बोला है? मुझे यही चीज लगती थी दोस्त कि आज मैं बेशक जॉब में कितना भी ऊंचा हो जाऊं, मैं अपने बिजनेस में कहीं भी हो जाऊं, लेकिन अगर पेरेंट्स ने कभी थैंक्स सुनना नहीं चाहते हैं थैंक्स, लेकिन उनको कम से वो प्राउड फील तो हो कि हमने सही बच्चे को जन्म दिया है, हमारे बच्चे ने वो कर दिखाया जो कभी हमने उसके बारे में सोचा था। तो दोस्त अगर आपको कभी थैंक्स नहीं किया कि आपके पेरेंट्स ने, तो मुझे नहीं लगता फिर हमने कुछ बड़ा काम किया है दोस्त। आप सोच के देखिए कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं आज। अगर आप एनसीआर में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे 80% लोग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते हैं। बट आप सब पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, राइट? बट ऐसी मजबूरी हो जाती है कि हमें कमाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और उनको हमारी जरूरत कब आती है? 60 साल से पहले या 60 साल के बाद? 60 साल के बाद। लेकिन 60 साल के बाद उनको जब हमारी जरूरत आती है हम उनके साथ में नहीं है। याद करो बचपन के अंदर हम जब सोते थे और रात को एक खांसी भी आती थी ना, तो हमारी माँ सारे रात सिरहाने बैठ के सोती जागती रहती थी। वही सोचती थी कि अगर कभी जब वो बड़ी हो जाएंगी और उनको कभी ऐसी तबीयत उनकी खराब होगी तो इनके बच्चे, मेरे बच्चे शायद मेरे सिरहाने बैठेंगे, पूरी रात जागेंगे। बट शायद आज हम उनके साथ में नहीं है।
हम फिसल के गिरते थे ना तो उन दोनों के 4 मजबूत हाथ हमारे कोमल हाथों को थाम लेते थे, यही सोच के कि शायद जब उनको ऐसी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ होंगे। अपनी मदर से अगर दूर रहते हो ना, अपनी मदर को फोन करके पूछना किसी दिन, वो बताएगी कि जब वो नहाती है ना तो बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं करती है, क्योंकि उसके डर है अगर वो फिसल के गिर गई ना तो उसको उठाने वाला हम पे शायद कोई नहीं है। उनको जब कभी दिल का दर्द होता है ना, वो ये कह देती हैं, टाल देते हैं आपको कि नहीं बेटा कोई नहीं, तो गैस का दर्द है, क्योंकि वो पता है कि बच्चे को शायद पैसे लगाने पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो लेकिन हमें लगता था नहीं, हमारे पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के सपने हमें पूरे करने हैं। मुझे ये लगता था मेरा बेटा किसी चीज पे हाथ रखे, ऐसा ना हो कि मैं पैसे की कमी के कारण उसको बहाना लगाता रहूं, मैं उसको वो चीज लाके दूंगा। मुझे लगता था मीनाक्षी 125 करोड़ लोगों में से मुझे अगर चुना है तो इसके सारे सपनों को मुझे पूरा करना है और कोई पूरा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अपने सपने थे, मेरा अपना बिजनेस था, मेरी अपनी लाइफ थी। हमने डिसाइड किया हम इसको बड़ा करेंगे। दोस्त, जब आपके नॉन नेगोशिएबल ड्रीम होते हैं ना दोस्त, जब आपका कोई गोल नॉन नेगोशिएबल होता है, पिछले साल भी बहुत से लोग प्लैटिनम गए, पिछले साल बहुत से लोग एमरल्ड गए, पिछले साल बहुत से डायमंड गए, इस साल भी बहुत से लोग डायमंड जा रहे हैं। पता ही कौन लोग हैं जिनके लिए वो पिन लेना इस साल नॉन नेगोशिएबल था। लेकिन कुछ लोग नेगोशिएट कर देते हैं उन चीजों के साथ में, कंप्रोमाइज कर जाते हैं अपने गोल के साथ में। आपको पता है अगर इस साल आप प्लैटिनम जा रहे थे लेकिन प्लैटिनम नहीं गए हैं तो खाली आपका नुकसान नहीं हुआ है, आपके टीम में कितने लोग हैं जो शायद आपके कारण, आपके डिसीजन के कारण शायद वो 15% जाते, शायद 11% जाते, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि आपने डिसीजन नहीं लिया या आपने बीच में क्विट कर दिया। आपको पता है अगर आप कम से कम एमरल्ड जाते तो कम से कम 3 परिवार ऐसे और होते जो प्लैटिनम होते। अगर आप डायमंड जाते तो 6 परिवारों के अंदर या उससे भी ज्यादा परिवारों में वो सब पैसा आता। तो अगर आपका वो डिसीजन नहीं हुआ है तो बहुत से और लोगों का भी आपने नुकसान किया है। दोस्त, अगर नॉन नेगोशिएबल ड्रीम है, बहुत से लोग सिंगापुर जाएंगे, बहुत से लोगों ने कहा था अपने बच्चों को कि आप सिंगापुर जाएंगे, लेकिन वो लेके नहीं जा रहे हैं उनको। छोटे छोटे थे आपके बच्चे जब आपने बिजनेस को शुरू किया था, और आज इतने बड़े हो चुके हैं, शायद आपके बच्चे आपसे पूछना बंद कर दिया है कि पापा आप डायमंड कब जाओगे। उनको लग रहा है कि पता नहीं डायमंड जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप दरवाजे की लॉक करके बाहर से आते थे और आज भी वही सिचुएशन है। 10-12 साल हो गए हैं, शायद आज भी बाहर से लॉक करके आते हैं, या वो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं आज भी वो रातों को वेट करते रहते हैं। उनका कोई कसूर नहीं है, आपके पेरेंट्स आपका वेट कर रहे हैं। डायमंड जाना है, डायमंड जाना है, ये सवाल सही नहीं है। सवाल जो सही है वो ये है, डायमंड कब जाना है। राइट, डिसाइड करो, मेक इट हैपन। हम आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, आपके स्ट्रगल पे विन की स्टोरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।